So hello aspirants, welcome to another video of PT 365 series of Polity. So अगर आपको नहीं पता है तो मैं पहले आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि हमने ऑलरेडी एपिसोड 6 तक की PT 365 सीरीज़ की एपिसोड 6 तक की वीडियो जो है हमने ऑलरेडी अपलोड कर दी है चैनल पे। आपने अगर नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ से प्लेलिस्ट की लिंक चेक कर सकते हो और आप वीडियो को देख सकते हो, राइट। और एनवायरनमेंट की भी वीडियो हमने पोस्ट कर दी है, लाइक एपिसोड 3 तक हमने पोस्ट किया हुआ है ऑलरेडी और धीरे धीरे वो भी पोस्ट हो रही है, तो आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हो। हम डेली कोशिश करते हैं कि हम डेली जो है 2 से 3 वीडियो अपलोड कर दें ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें एक ब्रेक ना लगे, राइट। तो अभी तक यार लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि पंचायत वगैरह के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह क्या थी और रिफॉर्म 7 शेड्यूल में क्या रिफॉर्म हुए थे उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, सबसे पहली बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर आप इतनी छोटी वीडियो क्यों बनाते हो, क्यों आधे घंटे की वीडियो। तो इसका रीज़न ये है यार कि 28 मई को आपका एग्जामिनेशन है यूपीएससी प्री, है ना, और अभी उसमें अराउंड 2 से 3 महीने हैं। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो है वो हम आगे जाके भूल जाते हैं, है ना। तो इसलिए मैं छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ और मैं हर थंबनेल पे वो मेंशन करता हूँ टॉपिक जो भी मैंने उस वीडियो में कवर किया है, ताकि आप जो है एग्जाम टाइम से 1-2 दिन पहले या हफ्ते भर पहले आपको अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो उसको वापस से चेक कर सको कि हाँ भाई इसमें क्या न्यूज़ थी, बट देख लेते हैं ना। अगर मैं चाहूँ तो मैं 2 घंटे मैं 6-6 घंटे की दो वीडियो बना के उसको डाल सकता हूँ, बट वो किसी काम का नहीं रहेगा, राइट। चलिए, तो आज हम पढ़ने वाले हैं यार, आज हम कोशिश करेंगे कि हम सतलज यमुना लिंक कैनाल को कर ले, है ना, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कर ले सेंटर स्टेट रिलेशन के, और एक PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है उसको भी समझ ले। मैं कोशिश करूँगा 3 टॉपिक कवर करने की, अगर हो पाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं हो पाता तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, कोई गल नहीं है जी। चलिए फटाफट से अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। ओके, वी हैव डन ऑल दिस, कुछ ज़्यादा ही आ गए। चलिए, सो आवर टॉपिक इज टुडे सतलज यमुना लिंक कैनाल। हम इससे स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। थोड़ा सा यार मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ी सी आवाज़ में जो हो सकती है अलग आएगी, तो प्लीज़ कोऑपरेट, है ना। बट वीडियो रुकनी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं वीडियो जो है वो मैं बना दे रहा हूँ ना। पहले बात करते हैं यार कि न्यूज़ में क्यों है ना। अब बहुत ग्रीन कलर हो गया, थोड़ा पर्पल यूज़ करते हैं। तो पहले जानते हैं कि न्यूज़ में क्यों। तो सतलज यमुना लिंक कैनाल इशू continues to remain unresolved as Haryana and Punjab have failed to reach any settlement over water sharing of Ravi and Beas river। अगर बात करें यार, देखो क्या होता है ना कि रिवर को लेके ना 2 स्टेट्स के बीच में झगड़ा बहुत पहले से है, आज से नहीं है ये, है ना। इंडस वाटर ट्रीटी आपने सुनी होगी, जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ना। फिर कावेरी वाटर डिस्प्यूट, है ना, कावेरी वाटर डिस्प्यूट जो है इस तरह से क्या है, रिवर की वाटर शेयरिंग के लिए ना, ये जो कन्फ्लिक्ट है पुराना है ना, कोई नया बात नहीं है इसमें। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2 चीज़ जाननी है, किसके बीच में, हरियाणा के बीच में है और पंजाब के बीच में, है ना। अगर इंडिया का मैप देखेंगे तो हरियाणा यहाँ पे आता है, यहाँ पे, और पंजाब यहाँ पे, है ना, तो इनके बीच में है। और उसके बाद अगर बात करें यार, तो यहाँ पे क्या बात होती है कि कौन कौन सा रिवर है, रिवर रावी और रिवर बीस। आपको पता होगा कि रावी और बीस जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है। ओके, देयर आर 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस, है ना, और रावी बीस जो है वो इंडस की ट्रिब्यूटरीज है, इंडस रिवर की। इंडस जो है वो उनकी मेन नदी है। ओके, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताइए कि इंडस जो है वो कहाँ से शुरू होती है, मतलब निकलती कहाँ से इंडस। ओके, चलो अब जानते हैं सतलज यमुना लिंक कैनाल के बारे में। तो देखिए, इट इज प्रपोज्ड 2014 किलोमीटर लॉन्ग कैनाल कनेक्टिंग सतलज एंड यमुना रिवर्स। ओके, बेसिकली कैनाल एक बनाया जाएगा, ऐसा बोला गया है कि एक कैनाल पे बनाया जाएगा जो कि 214 किलोमीटर लंबा होगा, है ना, और वो सतलज को और यमुना रिवर को कनेक्ट करेगा, विच वॉज प्लान्ड इन 1966 आफ्टर द स्टेट ऑफ हरियाणा वॉज फॉर्म्ड आउट ऑफ पंजाब। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो पंजाब है उससे ही कट के जो है हरियाणा जो स्टेट जो है वो बना है, और 1966 में बना था, है ना। चलिए, उसके बाद क्या है, इट सीक्स टू प्रोवाइड हरियाणा इट्स एवरेज एनुअल शेयर ऑफ सरप्लस रावी बीस वाटर, है ना। और इसमें क्या बोला गया था कि हरियाणा को उसका जो शेयर है ना वाटर का, वो रावी और बीस नदी का जो पानी का जो शेयर है हरियाणा को मिलना चाहिए वो उनको मिल जाएगा। हरियाणा कंप्लीटेड स्ट्रेच ऑफ सतलज यमुना कैनाल इन 1980 while पंजाब kept citing riparian principles and non-availability of its water. Riparian principle states that owner of land adjacent to water body has the right to use water। देखो, हरियाणा ने अपना स्ट्रेच कंप्लीट किया, बट पंजाब का बोलने का क्या मतलब था, मतलब देखो मान लो कि ये नदी आपके घर से पास करी, आपके यहाँ पे घर है ना, तो आप जो है आप इस पूरे नदी को यूज़ कर सकते हो, ऐसा रिपेरियन प्रिंसिपल बोलता है। मतलब जिनकी ज़मीन होगी नदी के बगल में वही यूज़ करेगा, है ना, ऐसा पंजाब इस चीज़ में बिलीव करता है, और हरियाणा जो है उसने स्ट्रेच को पूरा कर लिया है, यही बात है। उसके बाद क्या है
कि हरियाणा आर्ग्यूज दैट इट्स साउदर्न पार्ट्स ऑफ स्टेट आर फेसिंग वाटर प्रॉब्लम। अब हरियाणा बोल रहा है, देखो यहाँ पे मैप भी अवेलेबल है ना, तो हरियाणा बोल रहा है कि भैया हमारा जो साउदर्न पार्ट है स्टेट का उसमें पानी की दिक्कत है ना, ये बोल रहा है ड्यू टू डिप्लीटेड ग्राउंड वाटर, क्योंकि वहाँ जो ग्राउंड वाटर लेवल है ना, हम जानते हैं ग्राउंड वाटर लेवल क्या होता है, वो क्या हुआ, डिप्लीट हो गया है, इट्स नेगेटिव, है ना। और हरियाणा हैज़ बीन डिनाइड इट्स राइटफुल शेयर इन वाटर एज असेस्ड बाय इराडी ट्रिब्यूनल 1987। तो और बोल रहा है हरियाणा कि हमें जो है अपना शेयर ऑफ वाटर जो हमें मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है ना, बेसिकली इसमें यही बोला गया है। अब यहाँ पे एक मैप है, उसको देख लेते हैं फटाफट से, सतलज यमुना लिंक का मैप है ये, है ना, तो उसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और थोड़ा उसको देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें पहले ध्यान देनी है ना, तीन चीज़ें सॉरी। एक पहला हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पंजाब है, यहाँ पे हरियाणा है और यहाँ पे उत्तर प्रदेश है, राइट। अब ये देखिए ये यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे गोविंद सागर आ गया है ना, ये भाखड़ा डैम है, फिर ये नंगल डैम है ना। अब ये बताइए भाखड़ा नंगल डैम किस रिवर पे है, ओके चलिए। फिर यहाँ से ये यमुना सतलज की लिंक जो है हेड कर रही है, स्टार्ट कर रही है ना, और यहाँ से फिर सतलज रोपर ये मिल रही है, फिर यहाँ से आते आते इस तरह से, फिर यहाँ से आते तो यहाँ से मिल जा रही है दोनों, है ना, राइट। ये चीज़ है 92 किलोमीटर का कैनाल जो है वो ऑलरेडी बन चुका है ना, और ये सतलज यमुना लिंक कैनाल है, यही बोल रहे। तो बेसिकली भाखड़ा नंगल डैम जो है वो किस पे है, सतलज रिवर पे, याद रखिएगा। चलिए अब ये मैप देख लेते हैं, मेजर इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट्स। मैंने कहा ना जो इंटरस्टेट का रिवर डिस्प्यूट है, पहले थोड़ा जूम करके अच्छे से देख लेते हैं, ओके। सब पहले नॉर्थ का देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये अगर देखोगे यहाँ पे यार, तो रावी बीस के बारे में बात करें तो पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के बीच में जो है लड़ाई चलती रहती है रावी बीस नदी को लेके, रावी बीस सतलज नदी को लेके। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट बहुत फेमस है, वो एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान इन 4 स्टेट्स में है। उसके बाद बात करें अगर मादेल मंदोवी महादाई, तो ये गोवा, कर्नाटका और महाराष्ट्र इस एरिया में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें कृष्णा रिवर का, तो कृष्णा रिवर कहाँ है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, ओके। ये महाराष्ट्र हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, है ना, ये वाला, और ये हो गया कर्नाटका। तो इन दोनों के बीच में क्या है, कृष्णा रिवर का डिस्प्यूट है वाटर का। फिर है पेरियार, तो पेरियार जैसे ही पेरियार नाम लेगा आपको याद करना है ये तमिलनाडु में है, इट इज़ हियर, ओके, इन तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में पेरियार वाटर डिस्प्यूट है, तमिलनाडु और केरला इन दोनों के बीच में बेसिकली, है ना, यहाँ पे इन दोनों के बीच में। उसके बाद बात करें यार तो क्या है, कावेरी नदी मैंने बताया, कर्नाटका है ना, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी, ओके। पुडुचेरी यहाँ पे कहीं छोटा सा जगह है वहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे क्या है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट है। फिर गोदावरी आ जाती है, तो गोदावरी का क्या है, महाराष्ट्र है ना, आंध्र प्रदेश है ये वाला एरिया। फिर क्या है, तेलंगाना, ये ट्रायंगल से एरिया जो तेलंगाना है ना। फिर क्या है, उड़ीसा, तो उड़ीसा का एरिया बोल सकते हैं, ये वाला उड़ीसा का एरिया है। फिर क्या मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश जहाँ नर्मदा का एरिया, ये पूरा, तो इतना सारा एरिया जो है गोदावरी अकेले कवर करती है ना, इसीलिए उसको दक्षिण गंगे बोलते हैं। गोदावरी इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत लंबी है, ओके। सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की गंगा के बाद, इसीलिए इसको दक्षिण गंगे बोलते हैं गोदावरी को, ओके। चलिए उसके बाद क्या है, वंशाधरा क्या है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा को कनेक्ट करता है, ओके। आंध्र प्रदेश ये वाला और उड़ीसा ये वाला, है ना, ये वंशाधरा रिवर जो है इसके बीच में। तो ये कुछ वाटर डिस्प्यूट्स थे जो कि इसमें दिए गए थे। आई होप आपको समझ में आ गया किस किस स्टेट में किस, अब आप कंफ्यूज नहीं होगे, है ना। एक बार इस मैप को अच्छे से देख लीजिएगा ना। अब क्या है यार, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉर इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट। तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है ना, क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अगर वाटर डिस्प्यूट होता है। तो पहला 7 शेड्यूल, ओके। 7 शेड्यूल में क्या है, स्टेट लिस्ट एंट्री 17 दिया हुआ है, वाटर सप्लाईज, इरिगेशन, कैनाल, ड्रेनेज वगैरह के लिए। और यूनियन लिस्ट में क्या है, एंट्री 56, ये बेसिकली सब्जेक्ट्स है ना, स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, एंट्री 17 में दिया हुआ है और यूनियन लिस्ट में एंट्री 56 में दिया हुआ है। फिर आर्टिकल 262 भी उसमें क्या बोलता है, एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू वाटर ऑफ इंटर स्टेट रिवर और रिवर वैलीज, ये आर्टिकल 262 के तरह से होता है। मतलब कि अगर डिस्प्यूट है तो आर्टिकल 262 से आप सॉल्व कर सकते हो, ये चीज़ है ना। और फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट जो है 1956 का, वो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक ट्रिब्यूनल बनाने की वो शक्ति देता है ना, वगैरह वगैरह चीज़ें जो है वो ये है। तो आप इसको पढ़ सकते हो एक बार, वैसे कोई खासा इंपॉर्टेंट नहीं, पर एक बार पढ़ लीजिएगा। चलिए अब आते हैं यार अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे, है ना। वही सतलज यमुना लिंक, आपको बस इतना जानना है कि हरियाणा और पंजाब के बीच में ये प्रॉब्लम हो रही है ना। और अभी तक 92 किलोमीटर जो है वो ऑलरेडी बन चुका है, 214 किलोमीटर बनने का है ना, आपको ये जानना है बस। और सतलज रिवर पे भाखड़ा नंगल डैम है, समझ रहे। चलिए तो इससे क्या होता है, इससे देखो जब भी ये रिवर वगैरह क्वेश्चन आता है ना, तो आपको आप अगर अपनी ज्योग्राफी जो है वो कंप्लीट कर ली है तो वहाँ पे अपने ड्रेनेज पढ़ा होगा, ओके। तो ड्रेनेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है यार रिवर, क्योंकि रिवर्स जो है बहुत कंफ्यूजिंग है। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे यहाँ पूछ सकता हूँ कि नर्मदा और तापी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग क्यों है, वाई आर वेस्ट फ्लोइंग। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इंडिया का स्लोप जो है वो ईस्टर्न तरफ है, स्लोप हमारा ईस्ट की तरफ ज़्यादा है।
तो इसी रीजन से क्या होता है कि मैक्सिमम जो नदी है, मेजोरिटी जो नदी है वो ईस्ट की तरफ बहती है और बे ऑफ बंगाल में चल जाती है। बट क्यों नर्मदा और तापी जो है वो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये आपका क्वेश्चन है। इसको रिसर्च कीजिए, ढूंढिए, अगर नहीं पता है तो, अगर पता है तो कमेंट पे फटाफट से कमेंट कीजिए कि इसका राइट आंसर क्या है। आई होप कि आपको पता हो, और अगर आप प्रीवी देने जा रहे हो यूपीएससी का तो आपको ये तो बेसिक डिटेल है ड्रेनेज की, इसको पता होना चाहिए, राइट। चलिए, पर इसे डीमोटिवेट नहीं होना है, अगर नहीं पता है कोई बात नहीं, डू रिसर्च, है ना, गूगल कीजिए वगैरह वगैरह। और अगर नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, सर प्लीज़ आप एक्सप्लेन कर दीजिए, मैं जो ड्रेनेज है उसके कुछ जो एक्सेप्शंस होंगे उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, अब यहाँ बात करते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। तो अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्या क्या है, पहले देखते हैं 9th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें क्या है, ओके, आपको पहले आप ये याद रखिएगा कि देयर आर 12 शेड्यूल्स, है ना। कितने शेड्यूल है, 12 है, राइट, देयर आर 12 शेड्यूल्स। चलिए, झारखंड असेंबली क्लियर्ड अ बिल टू इंक्रीज रिजर्वेशन इन वैकेंट गवर्नमेंट पोस्ट एंड सर्विसेज टू 77%, है ना। अब झारखंड असेंबली ने क्या किया है कि एक बिल को क्लियर किया है रिजर्वेशन को बढ़ाने के लिए, है ना, ताकि जो भी खाली गवर्नमेंट की पोजीशन है उसको भर सके। 77% तक वो क्या बोलते हैं, इसको रिजर्वेशन को बढ़ाने का कोशिश कर रहा है। However, government stated that it will come into force only after center included in 9th schedule। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि एक तभी पॉसिबल है अगर सेंटर जो है उनको 9th शेड्यूल में मतलब कि डाल देता है ना। 9th शेड्यूल का बेसिक मतलब ये होता है कि 9th शेड्यूल में जो भी चीज़ें होती है वो नॉन मतलब वो क्या है कि उसमें जुडिशियल रिव्यू का पॉसिबल नहीं है, ओके, उसमें कोई जुडिशरी जो है वो हस्तक्षेप या इंटरफेयर नहीं कर सकता है। 9th शेड्यूल जो है वो ऐड किया गया था पहले अमेंडमेंट से 1951 में, ताकि लॉज को प्रोटेक्ट किया जा सके, ओके, इंक्लूडेड इट इन फ्रॉम जुडिशियल स्क्रूटनी ऑन ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, ओके, ये बेसिकली चीज़ है। तो वही बात है, छोटा मोटा न्यूज़ है। उसके बाद बात करते हैं एफ्स्पा का। तो एफ्स्पा आपने न्यूज़पेपर में बहुत सुना होगा यार, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट क्या होता है ना, इसको भी देख लेते हैं। तो एफ्स्पा में क्या हुआ, एफ्स्पा वाज रिमूव्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑन अकाउंट ऑफ इंप्रूव्ड सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन पार्ट्स ऑफ असम, नागालैंड एंड मणिपुर स्टेट्स। अब यार देखो, ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है ना, ये नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बताता हूँ पहले। आपको पता होगा ये असम है, ओके, मैं नॉर्थ ईस्ट का एक रफ मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, अगर बन सके तो, ओके, वेट कीजिएगा। चलिए, मैं बिल्कुल रफ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आई होप ये बन जाना चाहिए, है ना। आई एम नॉट एन आर्टिस्ट, चलो ये ठीक है, इस तरह से बन सकता है ना। ओह सॉरी, ये तो हट गया, एक बड़ा बना लेते, कोई बात नहीं। चलो, इस तरह से कुछ मैप है ना, बाकी जो होगा देख लिया जाएगा। चलिए, अब यहाँ क्या है कि इसमें अगर आप देखोगे तो ये वाला पार्ट तो भाई निकला हुआ है, तो ये सिक्किम है ना, इट इज सिक्किम। उसके बाद बात करें यार, तो ये एरिया भूटान का आ जाता है, और यहाँ पे एक असम का एरिया आता है, राइट, असम का। और यहाँ पे अगर आपको याद करना, तो यहाँ पे ये और ये कौन सा जगह है, तो यहाँ पे आप एक बहुत ही अच्छा स्कीम है, नमामि गंगे, है ना। तो नमामि, एन फॉर NA, है ना, नागालैंड, नमामि MA, है ना, मणिपुर, और मी से मिजोरम, है ना। तो नमामि गंगे आप इससे याद कर सकते हो कि नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम जो है वो एक लाइन में है, नमामि गंगे, है ना, NA, उसके बाद MA, उसके बाद MI, ओके, नमामि गंगे। तो अभी क्या है कि आफ्स्पा जो है, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इनको जो है डिप्लॉय किया गया था असम में, नागालैंड में और मणिपुर में, बट अब बोल रही है सेंटर कि इसकी जरूरत नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह जो है वो काफ़ी हद तक मतलब बेहतर हो चुकी है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है ना, अब वहाँ पे उनको लगाना ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखो, आर्म फोर्सेस का लगना क्या है, उससे थोड़ी प्रॉब्लम भी जो लोकल है उनको भी होती है। तो इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने सोचा है कि भैया जब अब ठीक है, सब कुछ जब नॉर्मल है, तो क्यों मतलब उनको यूज़ करना, है ना, ऐसा है। उसके बाद with this, AFSPA remains in force in parts of these three states as well as parts of Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir too has similar act। देखो, लेकिन इसको completely नहीं हटाया जा रहा है, बोला है कि AFSPA को हटा दीजिए, है ना, लेकिन completely नहीं, कुछ पार्ट में अभी भी एक्टिव रहेंगे, है ना, इन 3 स्टेट्स में, असम, नागालैंड और मणिपुर में, ओके। कहीं कुछ स्टेट्स में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक्टिव रहेंगे, स्टेट में नहीं, डिस्ट्रिक्ट में, कुछ डिस्ट्रिक्ट में, कुछ प्लेसेस में एक्टिव रहेंगे, जहाँ पे अभी भी जरूरत है सिक्योरिटी के, वहाँ एक्टिव रहेंगे बिना किसी डाउट के, है ना। और कुछ पार्ट अरुणाचल प्रदेश का भी रहेंगे, है ना। ये जो मैंने मैप बनाया था अभी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ना, तो अरुणाचल प्रदेश में भी रहेंगे, और जम्मू कश्मीर में भी सिमिलर एक्ट यूज होता है, राइट। तो यही आफ्स्पा है, याद रखिएगा, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, ओके। चलिए,
अब आफ्सपा के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन वो भी देखते हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना मैं नहीं करता। देखिए, आफ्सपा ग्रांट स्पेशल पावर्स अंडर सेक्शन 4 ऑफ आफ्सपा एक्ट एंड इम्यूनिटी सेक्शन 6 टू आर्म फोर्सेस टू ब्रिंग बैक ऑर्डर इन डिस्टर्ब एरिया। मतलब मान लीजिए कोई एरिया डिस्टर्ब है, किसी भी रीजन से डिस्टर्ब है, तो वहां पे क्या है, आर्म फोर्सेस जो है, आफ्सपा जो एक्ट है वो पावर देता है किसको, आर्म फोर्सेस को, कि आप जो है वहां पे वापस से चीजों को ठीक कीजिए, है ना। Disturbed areas are declared under Section 3 when a part of whole state or union territory is in such a condition that use armed forces in aid of civil power is necessary। मतलब क्या है डिस्टर्ब एरिया का? अब वो बोलोगे सर डिस्टर्ब एरिया का मतलब क्या, दंगे? नहीं, दंगे नहीं है बच्चे। बेसिकली मतलब ये है कि मान लीजिए कोई पर्टिकुलर स्टेट है, अब स्टेट में क्या है कि मतलब ऐसा कुछ हो गया जो आर्मी की जरूरत पड़ गई, मतलब ऐसा कुछ हो गया कि आर्मी के डिप्लॉयमेंट की जरूरत पड़ रही है ना, पुलिस से मैटर जो है नहीं संभल रहा है, तब जाके आफ्सपा एक्ट जो है वो लागू हो जाता है। ओके, ये मिलिट्री रूल नहीं है। ओके, इट इज डिफरेंट। डिस्टर्ब एरियाज आर डिक्लेयर्ड बाय गवर्नर ऑफ स्टेट, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी और बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर अब देखो ये एरिया मान लो ये झारखंड का स्टेट है, अब ये डिस्टर्ब है, डिक्लेयर कौन करेगा? हम आप तो नहीं कर सकते। ओके, सो गवर्नर इज हेड ऑफ स्टेट, तो गवर्नर डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर इट इज अ यूनियन टेरिटरी तो इसको कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेटर जो वहां का होगा, है ना, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट होगी, क्योंकि आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है रूल होता है, राइट। चलिए, आई होप चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी, आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में जा रहा हूँ, बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आई होप चीज़ें जो है वो क्लियर हो रही होंगी। अगर नहीं होती यार, कहीं डाउट होता है, प्लीज़ आस्क मी। ओके, कमेंट सेक्शन है आपके पास, आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं तो चाहता हूँ कि आपको अगर डाउट हो तो मैं उसको क्लियर करूँ, प्लीज़ आस्क मी, है ना। चलो, इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है? ISC, इसको देख लेते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड ISC। ओके, President can establish such a council and authorize to define the nature of duties to be performed by such a council. In pursuance of recommendation of Sarkaria Commission, ISC was constituted in 1980। अरे यार ये सब फालतू की बात नहीं, काम क्या है वो बात करते हैं, फंक्शन क्या है, चलिए जानने का ये काम है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। ओके, कॉम्पोजिशन बात करें तो मतलब कॉम्पोजिशन मतलब इसमें होता कौन कौन है, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर जो है वो चेयरमैन होते हैं, सारे CM होते हैं सारे स्टेट के, और 6 यूनियन टेरिटरीज के, है ना, मेंबर्स के तौर पे। और CM जो होते हैं यूनियन टेरिटरीज के, उनके पास लेजिस्लेटिव असेंबली और एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरी नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली और ऑल्सो इट्स मेंबर्स, ये लोग भी होते हैं, है ना। बेसिकली यूनियन होम मिनिस्टर जो है वो भी चेयरमैन होते हैं स्टैंडिंग कमेटी के। अब स्टैंडिंग कमेटी क्या होती है सर, तो वो मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है, गो एंड चेक इट आउट, एपिसोड 6 में आपको मिल जाएगा। 10 यूनियन मिनिस्टर्स आर एज परमानेंट इनवाइटीज। ये सब भी ठीक है भैया, कॉम्पोजिशन क्या है। अब बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शंस क्या है? इंक्वायरिंग इनटू एंड एडवाइसिंग ऑन डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स, है ना। मान लीजिए 2 स्टेट्स के बीच में लड़ाई हो जाए, तो वहां पे उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम ये करती है, कौन कौन करती है? ISC, इंटरस्टेट काउंसिल, है ना। इंटरस्टेट नाम ही में इंटरस्टेट काउंसिल है ना। इन्वेस्टिगेटिंग डिस्कसिंग सब्जेक्ट्स इन विच 2 स्टेट्स और स्टेट्स एंड द यूनियन हैव अ कॉमन इंटरेस्ट, है ना। मान लीजिए कि 2 स्टेट है, ऐसे करके इन दोनों स्टेट का कुछ कॉमन इंटरेस्ट है, तो उस पर ISC जो है वो काम करती है कि हाँ भैया देखते हैं क्या कॉमन इंटरेस्ट है, राइट। उसके बाद क्या है? मेकिंग रिकमेंडेशन फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ पॉलिसी ऑफ एक्शन, है ना। मतलब क्या है कि 2 स्टेट के बीच में डिस्प्यूट वगैरह ना हो, है ना, और उनके बीच का जो रिलेशन है वो ठीक रहे, इसका ये मेंटेन करने का कोशिश करता है। चलिए, अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल है यार, मतलब न्यूज़ है, 25 ईयर्स हो चुके हैं इंडो नागा सीज फायर के। अब आप बोलोगे सर ये क्या है, तो इंडो नागा सीज फायर अग्रीमेंट देख लेते हैं क्या है। सीज फायर अग्रीमेंट बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागेलिम इसाक मुइवा came into effect on August 9, 1997 after multiple rounds of talks. Framework agreement with National Socialist Council of Nagaland was signed in 2015, but peace process failed to progress apparently due to disagreement between 2 parties over Naga flag and Yezabo Naga constitution, with NSCN insist were incorporated in framework agreement. इतना कुछ तो बात होगा। बेसिकली इसमें जानने का सिर्फ इतना है कि इंडिया गवर्नमेंट और नागालैंड के बीच में ये जो है अगस्त 9, 1997 को क्या हुआ था, अग्रीमेंट हुई थी, है ना। बट ये अग्रीमेंट जो है फ्रेमवर्क अग्रीमेंट पे लास्ट में 2015 में साइन हुई थी, है ना। बट ये पीस जो है फेल हो रहा था, लेकिन अब क्या है 25 साल हो चुके हैं इसको, है ना। 1997 में हुई थी, 2022 हो चुका है, तो 25 साल इस एग्रीमेंट को हो चुके हैं, वही बात की गई है। चलिए, अब बात करते हैं पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट की। देखो यार, देखो पहले बात यहाँ पे एक वर्ड है ग्रांट्स। अब ग्रांट्स का मतलब क्या होता है? बहुत बच्चे लोग क्या करते हैं, ग्रांट्स को उल्टा पुल्टा समझ लेते हैं। ग्रांट्स का मतलब होता है कि मैंने आपको कुछ दिया, मैंने कुछ मांगा नहीं इसके बदले में, है ना।
जैसे नहीं होता है कि सपोज कीजिए जैसे आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना। तो बेस्ट फ्रेंड्स है तो क्या किया आपने, आपके दोस्त को नीड थी तो आपने क्या किया, उनको कुछ पैसे दे दिए कि ले भाई तू एक काम कर, तू मेरे मेरे से 10,000 रख ले, है ना, 10,000 तू रख ले, लेकिन आप उससे कुछ मांगते नहीं हो इन रिटर्न, है ना, कि नहीं इसके बदले मुझे एक काम कर अपने सोने की चेन दे दे, अपनी महंगी घड़ी दे दे या कुछ दे दे, है ना। ऐसा कुछ नहीं करते हैं क्योंकि वो हम दोस्ती में दे रहे हैं, तो वो उसको बोलते हैं ग्रांट्स, है ना। ग्रांट्स बेसिकली उससे कुछ उसके रिटर्न में कुछ मिलता नहीं है, ना ही इंटरेस्ट ना कुछ, है ना। अब देखो, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज रिलीज 7th मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ पीडीआरडी ग्रांट टू 14 स्टेट्स, है ना। 7वां जो मंथली इंस्टॉलमेंट होता है वो निकाला गया है 14 स्टेट को जो ग्रांट दिया जा रही है वो। देखो, पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आर प्रोवाइडेड टू स्टेट्स अंडर आर्टिकल 275, ये आर्टिकल 275 के अंदर आता है, ये आपको याद रखना है ना। ग्रांट्स आर released to states as per recommendation of successive finance commission to meet the gap in revenue accounts of the states post devolution, है ना। अब क्या होता है कि ये देखो, ग्रांट्स जो है वो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पे दी जाती है, ओके, ताकि रेवेन्यू अकाउंट में गैप ना आ जाए। मतलब क्या है गैप का मतलब, डेफिसिट ना हो जाए, कि मतलब स्टेट जो है मान लो 100 रुपये खर्चा कर रही है, लेकिन आमदनी स्टेट की सिर्फ 85 रुपये है, तो क्या है इसमें 15 रुपये का जो है डेफिसिट है। तो इस डेफिसिट को फिल करने के लिए जो है ग्रांट जो है प्रोवाइड की जा रही है। Eligibility of states to receive this grant and quantum of grant for the period from 2021 to 2025 to 2026 was decided by 15th commission. Basically क्या होगी एलिजिबिलिटी, कौन से स्टेट्स को ग्रांट मिल सकता है ना, किस स्टेट को ये ग्रांट मिलेगा, उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह जो है वो 15th कमीशन में डिसाइड की जाती है, डिसाइड की गई है ना, डिसाइड की जाएगी ये बातें। तो भाई ग्रांट मिल रहा है तो ऐसा नहीं ना है कि किसी को भी मिल जाएगा, कि कल को कोई भी मुंह उठा के आ जाए कोई भी स्टेट के भैया हाँ ग्रांट दे दो, तो ऐसा नहीं है। उसकी एलिजिबिलिटी वगैरह चेक की जाती है, किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, सरकारी एग्जाम की तरह है भाई। अब बात करते हैं ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स की, एडीसीज की। तो खासी हिल्स ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन मेघालय हैज अपोज स्टेट गवर्नमेंट्स डील विद असम टू रिजॉल्व बाउंड्री डिस्प्यूट, है ना। देखो अब यहाँ पे क्या है यार, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का मतलब कि देखो यहाँ पे क्या है, खासी हिल्स कहाँ पे, मेघालय में, याद रखिएगा, गारो खासी जनती हिल्स, है ना, सुना आपने, सुना ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, बहुत फेमस है। तो यहाँ पे एक न्यूज़ दी है छोटी सी, खैर उस पर हमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, फोकस यहाँ पे करना है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती क्या है। देखो, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द 6th शेड्यूल के अंदर कोई खास वैल्यू का नहीं है। देखो 6th शेड्यूल का ये इंपॉर्टेंट है, 6th शेड्यूल की कंसिस्ट ऑफ प्रोविजन फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, है ना। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 4 स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 6th शेड्यूल में मेंशन है ना। तो इसको याद करने के लिए यार इसको याद करने के लिए आप ये कर सकते हो, 3A में आप एक टर्म है वो याद कर सकते हो, है ना, या फिर आपको जिस तरह से भी अरेंज करना चाहिए आप उस तरह से अरेंज करके, या फिर इसको कर सकते हो 3AM, है ना, 3AM करके भी आप इसको कर सकते हो, है ना। चलो इस तरह से आप याद करो, 6th शेड्यूल में ये है। प्रेजेंटली देयर आर 10 ADCs इन असम, मेघालय एंड मिजोरम एंड त्रिपुरा। अभी तक ये अगर बात करें तो 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, कहाँ पे, असम में है, मेघालय में है, मिजोरम में, त्रिपुरा, इन 4 स्टेट्स में, है ना। कॉम्पोजिशन क्या है, ईच ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैव एटलीस्ट 30 मेंबर, ओके। हर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में एटलीस्ट 30 मेंबर होता है, जिसमें से 4 जो है वो गवर्नर जो है अपॉइंट करता है, और 26 को कौन करता है, अडल्ट फ्रेंचाइज से वो अपॉइंट होते हैं, राइट। ये सब कुछ चीज़ें हैं। अब यहाँ पावर्स क्या है, पावर ये है तो गवर्नर इज एम्पावर्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज एरियाज और चेंज नेम्स ऑफ ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। यहाँ पे क्या होता है कि एक पावर देता है गवर्नर को, कि गवर्नर जो है वो बढ़ा सकता है या घटा सकता है एरिया, है ना, या फिर नाम को चेंज कर सकता है, किसका, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट का। ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट मतलब जो खुद से रन कर रहे हैं ना, तो गवर्नर के पास ये पावर है कि वो चाहे तो इस ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट को बढ़ा के इतना बड़ा कर सकता है, या चाहे तो इसको घटा के इतना छोटा कर सकता है ना, ऐसे कर सकता है। और या फिर चाहे तो इसका नाम ABC से XYZ कर सकता है। तो ये गवर्नर के पास ये पावर्स है ना, ये देता है। दूसरा क्या है, काउंसिल्स हैव बीन एंडोर्ड विद सिविल एंड क्रिमिनल जुडिशियल पावर्स, ओके। सिविल और क्रिमिनल जुडिशियल पावर इनको मिला हुआ है उन चीज़ों को चेक करने के लिए। बाकी जुडिशन ऑफ दीज काउंसिल इज सब्जेक्ट टू जुडिशन ऑफ कंसर्न्ड हाई कोर्ट, है ना। मतलब क्या है, इन काउंसिल का जो जुडिशन होगा, ओके, उसमें भी आप हाई कोर्ट में जा सकते हो अपनी दलील पेश करने के लिए, वगैरह वगैरह बातें की गई हैं। तो बेसिकली आसान भाषा में तो ये कहाँ है, 4 स्टेट्स में, है ना। ये 6th शेड्यूल के हिसाब से 4 स्टेट
अब यहाँ पे दूसरा है ऑप्शन, अब यहाँ पे दूसरा एक आता है महाजन कमीशन। तो महाजन कमीशन क्या है? देखो 1966 में द सेंटर सेट अप महाजन कमीशन टू रिजॉल्व द बॉर्डर डिस्प्यूट इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड केरला। देखो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ना एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स में, है ना। अब देखो यहाँ क्या है कि आपको मान लो एग्जाम में दे दिया महाजन कमीशन के बारे में, तो आप अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप नहीं जानोगे क्या है। वहाँ पे ऑप्शन भी ऐसा देंगे ना कि आपको लगेगा कि यार मतलब बस यही आंसर है, यही तो चाहिए था, यही आंसर है ही, एकदम सी ही आंसर है। बट बच्चे सी आंसर नहीं रहता है ना। वो जानबूझ के वो लोग ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं कि हमें लगे कि भैया वही आंसर है और हम उसको मार के आए, बट एक्चुअली वो आंसर नहीं होता है ना। महाजन सोच के बहुत सारी चीज़ें मन में आ जाती है ना, बट महाजन कमीशन कुछ और ही डिपिक्ट करता है। देखो यहाँ पे महाजन कमीशन जो है, डेट उतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बस याद कीजिए कि है क्या। तो महाजन कमीशन जो है वो बॉर्डर डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने आया था, है ना। दो स्टेट्स के बीच में जो बॉर्डर होता है उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए महाजन कमीशन को लाया गया था, है ना। अब देखिए एम फॉर महाजन है तो एम फॉर महाराष्ट्र याद कर लीजिए, मुंबई, है ना। एम फॉर महाजन, एम फॉर मुंबई, राइट। उसके बाद क्या है? कर्नाटका एंड केरला। तो अगर आपको आपने मैप देखा है तो आपको पता होगा कि ऐसे ये इंडिया है ना। तो यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे कर्नाटका है और यहाँ पे केरला है ना। तो इन तीनों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसको सॉल्व करने के लिए महाजन कमीशन को लाया गया था। द कमीशन रिकमेंडेड दैट 264 विलेजेस बी ट्रांसफर टू महाराष्ट्र। कमीशन ने बोला कि 264 विलेज जो है वो महाराष्ट्र को मिल जाने चाहिए, एंड दैट बेलगांव एंड 247 विलेजेस रिमेन विद कर्नाटका। और कर्नाटका के साथ 247 विलेज जो है वो रहे, बाकी जो है 264 विलेज वो महाराष्ट्र को मिल जाने चाहिए, है ना। अब यहाँ पे क्या है कि महाराष्ट्र रिजेक्टेड द रिपोर्ट एंड इन 2004 मूव टू सुप्रीम कोर्ट। लेकिन महाराष्ट्र ने क्या किया, इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया, बोला हम नहीं मानते हैं, तुम बोलोगे हम कैसे मान लेंगे, तुमने बोला कि मिल जाने से काहे मिलेगा भैया, और वो चला गया सुप्रीम कोर्ट में। ओके, बेलागावी इज करेंटली अ पार्ट ऑफ कर्नाटका। ये बेलागावी का जो एरिया है वो किसका? कर्नाटका का पार्ट है, याद रखिएगा, ये अभी कर्नाटका में है ना। चलिए, तो अभी तक तो यही तक था। ओके, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ में, है ना, हमने अभी अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर कर लिए और एक टॉपिक हमने कवर किया सतलुज यमुना लिंक। ओके, तो इस सेशन को यार यहीं एंड करते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में जो कि होगा एपिसोड 8, है ना। और उसमें हम आगे की बातें जो है वो शुरू करेंगे, जो कि होगा जुडिशरी का, है ना। नया टॉपिक नंबर 4 शुरू करेंगे। तो एक फ्रेश वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। ओके, वैसे भी आधे घंटे की लगभग वीडियो हो चुकी है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार। अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता है, अगर हम आपको कुछ आपके इस प्रिपरेशन में कुछ वैल्यू ऐड कर पाते हैं, तो प्लीज़ लाइक द सेशन और कमेंट कीजिएगा कि सेशन कैसा लगा। गिव योर फीडबैक टू अस कि हमें क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या चीज़ें जो है वो हमें चेंज करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। डू सब्सक्राइब द चैनल और नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए ताकि जो है हमारी नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए, क्योंकि हम वीडियोज़ जो है वो ऑलरेडी प्रीमियर पे लगा देते हैं ताकि जो है नोटिफिकेशन हमारे सब्सक्राइबर्स को पहले चले जाए। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग। ओके, अपना हेल्थ का ध्यान रखिए, कीप ग्रोइंग, है ना, और हमें भी ग्रो करने में हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ऑफ पॉलिटी 365 सीरीज 2023, अब की बार यूपीएससी पर।